नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर YouTube के चैनल एग्ज़ाम कार्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जीडी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज के दिन हम लोग 12 जनवरी 2023 को जो जीडी का पेपर हुआ था, तीसरी शिफ्ट में जो हुआ था, उसको आज हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो अपना जो पेपर है उसका जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया था। यानी कि एक सिंपल सी बात यहाँ पर जो वो बोल रहे हैं कि 28 मार्च तारीख उन्होंने क्या मेंशन कर दी यहाँ पर, 28 मार्च को लोकसभा में कौन सा विधेयक हुआ था, आपराधिक प्रक्रिया यानी पहचान विधेयक। इसको 2022 में किसने पेश किया था, तो यहाँ अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्रा को हम लोग सब जानते हैं कि ये जो अजय कुमार मिश्रा है वो एक तरीके से माने अगर हम लोग अगर अजय कुमार मिश्रा को अगर हम लोग देखें तो अजय कुमार मिश्रा इनका जो उपनाम है, अगर आप उपनाम के तौर पे हम लोग देखें तो इनका उपनाम है टेनी। क्या नाम है इनका उपनाम? टेनी। हम लोग देखा होगा आपने, अजय कुमार मिश्रा टेनी। इनके बेटे वो एक किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी थे और ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे थे, ये वही मंत्री जी हैं। तो इन्होंने 28 मार्च को लोकसभा में एक आपराधिक प्रक्रिया जो थी, यानी 28 मार्च को आपराधिक प्रक्रिया जो थी पहचान विधेयक, इसको यहाँ पर पेश किया था। अब ये विधेयक था किस चीज़ के लिए? तो ये विधेयक था कि जो भी अपराधी हैं, कौन है अपराधी, उनका पहचान डाटा सरकार अपने पास सुरक्षित रखेगी। यानी जिस दिन उनको अरेस्ट किया जाएगा उस दिन से लेके 75 वर्ष की आयु तक ये उनका जो सभी तरीके का जो डेटा है उसे ई पोर्टल पर या किसी भी माध्यम से वो अपने पास सुरक्षित रखेंगे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस मामले से बरी हो जाता है या उसको पूरी तरीके से बाइज्जत बरी कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका ये डाटा डिलीट कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले तक अभी जो आजकल जो हमारे पास जो माहौल है, इस माहौल में इस समय तक हम 1920 के जो कानून थे उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सारे काम देख रहे थे, जिसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट्स हुआ करती थी, पाँव की छाप हुआ करती थी। लेकिन अब वो डीएनए का भी सैंपल लेके रखेंगे, वो आँखों की जो आइरिस है हमारा उसकी भी माप लेकर के रखेंगे, और विभिन्न प्रकार के उनके जो बायोलॉजिकल, फिजिकल और जितने भी हमारे एक तरीके से कह सकते हैं कि भौतिक जो उनके प्रूफ्स हो सकते हैं या जिनके जो इस तरीके के उनके पास जो भी प्रमाण हो सकते हैं, उन सबको बाकायदा ई पोर्टल पर वो दर्ज करेंगे। तो हमारा ये जो पहचान विधेयक जो था वो अजय कुमार मिश्रा जी ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब देखिए कि यहां पर जो बात है कि राजस्व अक्टूबर 2022 में राजस्व सचिव के रूप में किसे बनाया गया? तो संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया था। संजय मल्होत्रा जी के बारे में कहा जाता है कि 1990, कब के? 1990 के राजस्थान कैडर के ये आईएएस हैं। कहाँ के गए? राजस्थान कैडर के ये आईएएस हैं। और ये किसका स्थान लेंगे? तरुण बजाज का। यानी कि ये तरुण बजाज जी का ये स्थान ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा संजय मल्होत्रा है। चलिए अब हम लोग अपने प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है, भारत की पंचवर्षीय यानी कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू की गई थी? यानी प्रश्न है कि वो कब शुरू की गई थी। तो ये जो योजना थी वो योजना 1991 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1991 में शुरू की गई थी। अब ये जो योजना थी ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। यानी किससे जुड़ी हुई थी? प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र जो अधिकांशतः कृषि आधारित था। कैसा था ये? कृषि आधारित। ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ योजना था, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, जो कृषि आधारित थी। यानी कृषि से जुड़े उत्पाद, कृषि से जुड़े हुए समस्त जो क्रियान्वयन किया जाता है या एक तरीके से कृषि आधारित वस्तुओं पर ये आधारित थी। इसके अध्यक्ष, पहली पंचवर्षीय योजना के इसके अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे।
ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इसे कब शुरू किया गया था? 1951 में। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, यानी कि मनरेगा की बात हो रही है, किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आप देखिए कि किस वर्ष में पारित किया गया था। तो वर्ष है हमारे पास 2005। अब ये जो योजना जो पेश की गई थी, इस योजना में क्या था कि एक ही वित्तीय वर्ष में, नहीं, एक वित्तीय वर्ष में करीब 100 दिन, कितने दिन बेटा? 100 दिन के रोजगार की गारंटी, यानी कि परिवार के किसी एक मुखिया को 100 दिन के रोजगार की इसमें गारंटी दी गई है। और ये जो रोजगार है वो एक ही वित्तीय वर्ष में 100 दिन को मान्य किया गया है, यानी कि माना गया है। तो एक वित्तीय वर्ष में करीब 100 दिन के रोजगार की गारंटी, यानी कि कार्य करने के अधिकार की गारंटी सरकार आपको इसमें दे रही है। और ये कब पारित किया गया था? 2005 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न को आप जरा ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए कि आखिर ये कह क्या रहा है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रश्न है राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन एक तरीके से सही नहीं है। तो सही नहीं है के बारे में अगर हम देखें तो वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। समझ में आ गया? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, सही है। वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी कर सकता है। और उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। तो भैया ये भी होती है, ये भी सही है। अब इसमें ये वाली बात कहाँ गई कि सही नहीं है? क्या होगा अब? तो आप देखिए कि उस राज्यपाल के पास ये सारी शक्तियां होती हैं, ये सारे कार्य उसके पास होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है यहां पर डिटेल से इसके बारे में समझा देता हूं। अब देखिए कि अनुच्छेद 433A, ये जो बात है कि उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है, ये अनुच्छेद 433A का उल्लंघन करती है। क्या करती है? ये उल्लंघन करती है। समझ में आ गया? लेकिन इस उल्लंघन को अब सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया है, या सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दे दी है। वो कैसे दे दी है मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। यहां पर देखिए कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन दिया है। प्रोविजन क्या दिया है कि जो राज्यपाल होता है वो 14 वर्ष की उम्र कैद, यानी कि 14 वर्ष की सजा से पहले भी किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है या उसको स्थगित भी कर सकता है। तो इस तरीके की जो बात 2021 की अगर हम लोग देखें तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। तो अब आप देखिए कि 2021 के अगर प्रोविजन के हिसाब से देखें, जैसा कि माना जाता है, तो राज्यपाल के पास अब ये शक्ति वापस आ गई है, या यूं कह लें कि राज्यपाल के पास एक नई शक्ति आ गई है। क्या शक्ति आ गई है? उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रविलंबन करने, माफ करने की शक्ति होती है। तो भैया होती है 2021 के बाद। अगर ये इस प्रश्न में ये डाल देते कि 2021 से पहले तक कौन सा कथन सही नहीं है, डेट मेंशन कर देते, 21 से पहले का कोई महीना ले लेते, तो ये प्रश्न बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ डेट मेंशन नहीं है और उन्होंने यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह से ये प्रश्न बनाया है, तो यहां पर सारे ऑप्शन सही हैं अकॉर्डिंग टू 2021 के हिसाब से। अब हम लोग अपने आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तिरुवातिरकल्ली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्योहार, अब आप देखिए कि यहां पर भी बात की जा रही है कि तिरुवातिरकल्ली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस में मनाया? तो तिरुवातिरकल्ली है ना, किस में मनाया जाता है? तो भैया देखिए केरल में मनाया जाता है। लेकिन अब यहां भी आप देखिए कि यहां पर उन्होंने लिखा है कि त्योहार। तो मैं आपको बता दूं ये त्योहार नहीं है, ये नृत्य है। क्या है? ये नृत्य है, ये नृत्य है और नृत्य केरल में किया जाता है।
अब ये नृत्य कौन करते हैं? तो केरल की दासियां, यानी कि केरल में दासियों द्वारा, विशेषकर मंदिर जो होते हैं, है ना, दासियों द्वारा ये जो नृत्य है वो किया जाता है, और बड़े पैमाने पर, और युवक और युवतियां बड़े मनमोहक तरीके से, बड़े अच्छी तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, भावनाओं को प्रकट करते हैं। और ये नृत्य जो है वो तिरुवकल्ली त्योहार जो बताया इसमें एक तरीके का, लेकिन ये नृत्य है ये केरल की दासियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य था, ना कि ये त्योहार था। तो यहां पर भी आप देख लीजिए सुधार की इसमें उम्मीद है कि ये एक त्योहार ना होकर के क्या है बेटा, नृत्य है। तो कहां किया जाता था? केरल में दासियों के द्वारा किया जाता था। हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाता है? तो फसल की कटाई को मनाने वाला है आपको देखिए ओणम। अब देखिए चाहे वो फसल से जुड़ा हुआ है और ये पूछा जा रहा है अगस्त सितंबर, तो आप देखिए बैसाखी है, लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, ये सब आप देखेंगे ना तो किसी ना किसी रूप में ये हमारे हार्वेस्ट से जुड़े हुए हैं, हमारी कृषि से जुड़े हुए हैं, हमारे कृषि कर्म से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी के जो त्यौहार हैं वो कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं, ये भी कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अगस्त और सितंबर की बात कर रहे हैं और फसल की कटाई से जोड़ रहे हैं। तो अगस्त और सितंबर में ओणम, कौन सा त्यौहार? ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। तो ओणम के बारे में माना जाता है कि ओणम का जो त्यौहार है वो केरल में, कहां पर? केरल में मनाया जाता है। माना जाता है कि केरल के निवासी इस दिन राजा बाहुबली अथवा महाबली का जन्मदिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? राजा बाहुबली अथवा महाबली का जन्म दिवस मनाते हैं। फसल का उत्सव यानी कि चावल की कटाई, साथ ही साथ यहां पर लिखेंगे हम चावल की कटाई के बाद, जो चावल की फसल है उसकी कटाई के बाद ये त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं, एक तरीके से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और ये जो त्योहार है ओणम वो अगस्त और सितंबर में फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारा जो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए हमारा क्या कहता है, डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए पारिस्थितिक, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग तरीके के जो जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये सब मिलकर के एक ऐसे तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र क्वेश्चन नंबर 8 का 2 यही सही है, जहां हर प्रकार के जो जीवित जीव हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे बड़े प्राणी हो, चाहे कोई भी हो, सब मिलके एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ताओं के बारे में आपने पढ़ाई होगा, 6, 7, 8, 9 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका हमारा ऑप्शन क्या हुआ? 2 हुआ, क्योंकि प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के बारे में बोला जा रहा है और जीवित जीव आपस में भौतिक वातावरण बनाते हैं। तो हमारा जो उत्तर है वो 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन 2 है यही सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो कभी आपस में सांप छछूंदर जैसी जिनमें लड़ाइयाँ हुआ करती थी या सांप नेवले जैसी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, दोनों एक दूसरे का कहीं ना कहीं खंडन किया करते थे। लेकिन देखिए एक दिन कट्टर जो विरोधी थे, जो कट्टर कभी शत्रु हुआ करते थे, वो आप देखिए कि एक दिन आकर के मंच पे बैठते हैं, एक साथ आकर के मंच पे बैठते हैं। और वो तारीख कौन सी थी? 1916। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इसे हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इस पैक्ट में कांग्रेस की तरफ से कौन था? तो कांग्रेस की तरफ से आप लिखिए बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक।
है ना। और जो लीग था, लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था? जिन्ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। तो आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक, और लीग यानी कि लीग जो है, लीग की तरफ से कौन यहां पर है? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये जिन्ना शामिल हुए थे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भी आप देख लीजिए कि जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो पृथक निर्वाचक मंडल का गठन, इसमें अलग इलेक्टोरियल बोर्ड बनाने की बात कही गई थी, और ये मान ली गई थी कि मुसलमान लोगों के लिए अलग से जो सिस्टम है, यानी कि वोटिंग जो सिस्टम है वो मुसलमानों का अलग होगा और बाकी हिंदुओं का एक तरफ से अलग होगा, उनके बैलेट बॉक्स अलग होंगे, या उनको एक तरीके से अलग लाइन में उनको लगाया जाएगा, उनके अलग केंद्र बनाए जाएंगे, बूथ बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन है वो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर 16 है। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आगे हमारा प्रश्न, ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर है। तो हरित क्रांति किस पर निर्भर है? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पे, यानी कि जो हरित क्रांति जब शुरू की गई थी तो उस हरित क्रांति में हम लोग देखते हैं कि बहुत वैरायटी के, अलग अलग वैरायटी के बीजों को प्रेषित किया गया था। किसको किया गया था? अलग अलग वैरायटी के, यानी कि हाई यील्ड ब्रीड, HYB, हाई यील्ड ब्रीड, यानी कि इनको हम एक तरीके से कहें कि शंकर प्रजाति के बीज, शंकर प्रजाति के जो बीज थे इनको उन्होंने वरीयता दी थी। ये बीज कम समय में, कम लागत में बहुत अच्छी फसल देते हैं, अच्छा उत्पादन देते हैं, और जो फसल होती है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो भी कुछ समय तक ये माना जाता है कि जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक हुआ करती थी उनसे बेहतर हुआ करती थी, उनकी जो गुणवत्ता हुआ करती थी। तो इस प्रकार से देखें कि हरित क्रांति जो मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम के ऊपर ये निर्भर थी। हमारा अगला देखिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? अब देखिए किसके काल में? तो इंदिरा गांधी के काल में। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री की बात हो रही है ना, और भारतीय संविधान की भी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मौलिक कर्तव्यों की हो रही है। तो भारतीय प्रधानमंत्री पूछा है, भारतीय संविधान में पूछा है, और मौलिक कर्तव्यों की बात यहां पर पूछी है इन्होंने। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि उस समय पे मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री नहीं थे, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल निकल चुका था, यानी कि वो खत्म हो चुके थे। अब यहां पर कौन रह जाता है? यहां पर हमारी रह जाती है इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी ने, आप देखिए 42वें संविधान संशोधन के बाद, यानी कि संशोधन में, आप देखिए संशोधन में किसको जोड़ा था? मौलिक कर्तव्यों को। तो आप देखिए कर्तव्यों को जोड़ा था किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। तो जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का काम किया था। अब किसकी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। किसको? मौलिक कर्तव्यों को। तो मौलिक कर्तव्य हम लोग जानते हैं पहले 10 थे, फिर बाद में 11 कर दिए गए। तो इनकी संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? 11। किसकी? मौलिक कर्तव्यों की। और मौलिक कर्तव्य जो है कहां से लिए गए? वो रूस के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए? रूस के संविधान से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बेटा क्या हुआ सही? 4। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ऐसा हुआ था। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। ये आ गया प्रश्न नंबर 12। अब देखें प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है भाई। तो प्रश्न नंबर 12 ये कह रहा है कि मेगास्थनीज, जो इंडिका के लेखक है उनकी बात हो रही है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए किसकी सवारी करते थे? यहां पर पूछा गया है कि भैया घोड़ों की सवारी करते थे, हाथियों की, बैलों की, और तो देखिए वो हाथियों की सवारी करते थे। यूं तो वो घोड़ों की भी सवारियां करते थे, लेकिन जुलूस के टाइम पर, क्योंकि जुलूस में लोग दिखाते हैं, जुलूस में खुद को शो ऑफ करते हैं, तो एक तरीके से वो दिखावा एक तरीके का।
तो यहाँ इनके जो रक्षक हैं, यानी कि जो इनके एक तरीके से मान लीजिए कि इनकी सुरक्षा का जिन पे भार है, वो लोग हाथियों पर, सोने चांदी से सजे हुए हाथियों के ऊपर बैठ करके वो पूरी जो जुलूस निकलता था उसमें शरीक होते थे। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के रक्षक, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो रक्षक थे उनमें सबसे बड़ी संख्या महिला अंगरक्षकों की थी। किसकी? महिला अंगरक्षकों की। उसके बाद विदेशी अंगरक्षक, उस तीसरा था विष कन्याएं, यानी कि ये सुरक्षा कितने चरण की थी? 7 चरण की, यानी कि जो सुरक्षा भी थी वो 7 चरण की सुरक्षा थी। कितने चरण की? 7 चरण की सुरक्षा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के जो शाही जुलूस में महिला अंगरक्षक जो हुआ करते थे वो उनकी क्या करते थे? एक तरीके से सुरक्षा करती थी। इनमें विदेशी अंगरक्षक भी होते थे और विष कन्याएं भी इसमें बड़े पैमाने पर शामिल यानी शरीक की जाती थी। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत के लिए अगला महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन हमारा है आर वेंकट रमणी। तो आर वेंकट रमणी की हम लोग बात कर रहे हैं कि इनको नियुक्त किया गया है। आर वेंकट रमणी को कितने साल के लिए नियुक्त किया गया? 3 वर्ष के लिए। कितने? 3 वर्ष के लिए। ठीक है। और ये जो बात बोली यार ये किसकी? वो वेणुगोपालन जी का। किसका स्थान लेंगे? वेणुगोपालन जी का स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। हालांकि वेणुगोपालन जी को इससे पहले भी कार्य विस्तार दिया गया था, लेकिन अब क्योंकि वो खुद ही 94-95 वर्ष के हो चुके हैं तो अब और अपना पदभार नहीं ग्रहण कर सकते हैं, लिहाजा उन्होंने सरकार को मना कर दिया था कि वो अब और कार्य करने में सक्षम नहीं है, लिहाजा अब किसी और अटॉर्नी जनरल के बारे में सोचा जाए। तो आर वेंकट रमणी जो हैं उनके नाम पर मोहर लगा दी गई है और महामहिम जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनको बाकायदा शपथ दिलाई और नया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई और कुछ नहीं है, नथिंग। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि बीसीसीआई की अगर हम लोग फुल फॉर्म, तो यहाँ बहुत सारी फुल फॉर्म्स दी हुई हैं जिसमें सब में बीसीसीआई है ना, आप देख भी रहे होंगे। तो बीसीसीआई की है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय आप जानते हैं कहां पर है? मुख्यालय इसका मुंबई में। और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए, कुछ पता है? वो है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। आप लिख लीजिए, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी के बारे में आपको याद होगा थोड़ा सा, हम आगे और भी समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो रोजर बिन्नी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वही सही है। अगला हमारा जो प्रश्न है देखिए आगे, सिंथेटिक फाइबर रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहां पर आप देखिए कि सबका उन्होंने सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि सब चीजें। कोई भी सिंथेटिक रबर की अगर हम बात करें, प्राकृतिक रबर का नाम आप सभी जानते होंगे। हम लोग प्राकृतिक रबर का यूज, यानी प्राकृतिक जो रबर होती है वो हमारी वो क्या कहलाती है? लेटेक्स। क्या कहलाती है? लेटेक्स। और शुद्ध रूप में जो रबर होती है वो लेटेक्स कहलाती है। और अमूमन आपको भी मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो प्योर प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और हमारे पास 90% ऐसे उत्पाद होते हैं जो सिंथेटिक रबर से ही तैयार किए जाते हैं और हमारे पास मौजूद होते हैं। उसी तरीके से आप देखिए प्लास्टिक, देखिए वो भी सिंथेटिक रबर से तैयार होता है। उसी तरीके से आप देखिए कि डाई स्टफ, ये भी सिंथेटिक फाइबर है। और फार्मास्यूटिकल दवाइयों में अगर आप इसकी यूज़ की देखें वो भी सिंथेटिक फाइबर है। तो ऐसे करके इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन। क्या कहते हैं इनको? पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन के उत्पादन में भारत में नंबर 1 अग्रणी कौन है? तो रिलायंस ग्रुप है। जो रिलायंस ग्रुप है ना, तो इस ग्रुप के बारे में है ना, तो रिलायंस ग्रुप ये बहुत ही बड़ा
रिलायंस ग्रुप सबसे नंबर 1 है भारत के अंदर सिंथेटिक फाइबर के उत्पादन में या सिंथेटिक चीज़ों को उत्पादित करने के लिए। हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे उत्पादों का यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब हमारा अपना अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर हमारा जो 16 है वो कहता है कि आप देखिए प्रश्न नंबर 16, सबसे बड़ी बात यह कि प्रश्न नंबर 16 यहां पर आप देखिए नकद आरक्षित, क्वेश्चन नंबर 16, नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो भैया उसको वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। कोई भी बैंक होता है अपनी कुछ जमा पूंजियां रखता है, जैसे कि वो गोल्ड बॉन्ड के रूप में, गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में, या और भी कई तरह की प्रॉपर्टी या संपत्ति के रूप में वो तरल यानी कि लिक्विड फाइनेंस अपने पास में रखते हैं। तो इस प्रकार की जो वैधानिक तरलता अनुपात होती है वह कहलाती है, जिसमें नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों की जो अल्पावधि है उसमें, चाहे वो गोल्ड बॉन्ड के रूप में, किसके रूप में, गोल्ड बॉन्ड, स्वर्ण या स्वर्ण भंडार, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से सरकारी बॉन्ड, इन सभी शेप में वो अपने पास कुछ ना कुछ संपत्ति यानी कुछ ना कुछ जो प्रॉपर्टी होती है वो अपनी बना करके रखते हैं, जिससे बैंक की जो साख होती है वो निरंतर बढ़ती और मजबूत होती जाती है। अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है। देखिए कौन सी एक अवसादी का मतलब सेडिमेंट्री, कैसी, सेडिमेंट्री, आप देखिए सेडिमेंट्री चट्टान नहीं है। तो यहां पर देखिए मृतिका, शैल, बलुआ पत्थर, ये सब कैसे हैं, अवसादी चट्टाने हैं, कैसे हैं, अवसादी चट्टाने हैं। जबकि ग्रेनाइट हमारा कैसा है, आग्नेय चट्टान है, यानी कि इग्नियस, कैसा है ये, इग्नियस है। तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय है, इग्नियस है। तो हमारा ये जो क्रम है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है, तो वो ग्रेनाइट है, क्योंकि मृतिका, शैल, बलुआ पत्थर जो हैं एक तरीके से अवसादी चट्टानें हैं। हम सब जानते हैं कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। अवसादी चट्टानें जो छोटे मोटे पत्थर, चट्टानों के जो पीस होते हैं, जो मलबे के साथ बहते हुए आते हैं और वो एक जगह पर इकट्ठे होने लग जाते हैं और फिर इकट्ठे होकर के सूख करके लाखों वर्षों बाद वो विशाल चट्टानें बन जाते हैं और एक पत्थर यानी कि बड़ी चट्टानों के रूप में सामने आते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। यानी पवनों का देश, पवनों के देश की अगर हम बात करें तो वो है डेनमार्क। डेनमार्क को ही हमने आखिर क्यों चुना, जबकि हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी को जनरेट करने वाला, सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी को उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, वो है चीन। यानी कि वो एक तरीके से देखें तो डेनमार्क से बहुत आगे है चीन आज भी जो विंड मिल होते हैं उनके ज़रिए बहुत बड़ी मात्रा में एक तरीके से देखें तो पवन ऊर्जा को वो एक तरह उत्पादित करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डेनमार्क के बारे में, तो डेनमार्क के बारे में आप ये देखिए कि डेनमार्क का अनुपात, यानी डेनमार्क अनुपात के मामले में विश्व में अग्रणी है। ठीक है बेटा, तो अनुपात के मामले में, यानी कि अगर देखें पवनों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर विंड एनर्जी जो अनुपात है उसका जो रेशो है वो बाकी के देशों से कहीं ज़्यादा बैठता है। तो इस प्रकार से देखें कि पवनों का देश कैसे कहा जाता है, तो वो जो देश है वो डेनमार्क है। हमारा अगला प्रश्न है 19, प्रश्न नंबर 19, कालबेलिया बहुत अच्छी तरीके से अगर आप राजस्थान गए हैं, पधारो हमारे देश, तो अगर आप राजस्थान गए हैं, कहीं भी आप टूरिस्ट के तौर पे गए हैं, किसी भी जगह रिजॉर्ट में या किसी होटल के अंदर या कहीं भी आप ठहरे हैं और नाइट स्टे किया है, तो वहाँ इवनिंग में इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का
प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो भैया वो राजस्थान है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसे अमूमन लोग मैं मानता हूं कि गलत नहीं भी करके आए होंगे। तो जो कालबेलिया है ये राजस्थान राज्य का एक पॉपुलर नृत्य है। अब यहां पर देखिए कि कालबेलिया, काल का अर्थ होता है, देखिए काल का अर्थ होता है महाकाल, और यहां पर बेलिया, बेलिया का अर्थ क्या होता है बेटा? बैल। क्या होता है? बैल, यानी कि महाकाल का बैल। और ये जो नृत्य है, ये नृत्य भी नाग की तरीके से, नागिन की तरह लहरा करके सपेरा जनजाति की, सपेरा जाति की महिलाएं इसे एक तरीके से इस डांस को एक परफॉर्म करती हैं। और साथ ही साथ ये जो नृत्य है, ये जो नृत्य की मैं बात बता रहा हूं कि ये नृत्य अपने आप में एक ऐसा नृत्य है भारत का जिसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। किसने संरक्षित किया है? यूनेस्को ने। ये इंपॉर्टेंट में कहीं डाल दीजिए, क्योंकि यूनेस्को ने इसे अभी हाल ही में संरक्षित किया है। तो आने वाले समय में ये प्रश्न जरूर आएगा, तो इसका उत्तर भी आप देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? तो वो ऋषिकेश कानितकर। अब देखिए कि ऋषिकेश कानितकर, तो इससे पहले अजीत आगरकर से भी बात चल रही थी कि उनको बनाया जाएगा। अजीत आगरकर से बात हुई, 2-3 चरण की बात हुई, लेकिन उसके बाद में फिर बताते हैं बात नहीं बनी। फिर अनिल कुंबले का भी नाम सुनाई दिया मीडिया के अंदर, लेकिन फाइनली जब रिजल्ट सामने आया कि अंडर 19 में किसको भारतीय टीम का कोच बनाया जाएगा, तो वो ऋषि कानितकर ही थे। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपको जो समझा दिया, इसमें 20 प्रश्न ही थे। तो लिहाजा अब मैं आपको ये जो हमारा जो ये पेपर जो था एक तरीके से ये मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कई जो व्याख्याएं मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई थी। तो यहाँ पर अब आप देखते हैं कि हम लोग ये बेस्ट बुक फॉर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये किताब लेकर के आए हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए है। इसमें 20 मॉक पेपर्स हैं, 12 सॉल्व पेपर्स हैं। ये बहुत ही आपको यूजफुल रहेगा। और इसमें 2023 यानी कि 13 से 23 10 वर्ष के पेपर्स हैं। तो ये पेपर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। 2023 की अगर मैं बात करूं तो आप अग्रवाल जो एग्जाम कार्ड है, यानी एग्जाम कार्ड लाइव पर जो आप चीज़ें देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, काफ़ी सारे कंटेंट देख रहे हैं। अगर किसी कंटेंट में आपको कोई समस्या है या अगर आप पीडीएफ में नहीं समझ पा रहे हैं, या तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हमने उसके हर प्रश्न पर इस किताब के अंदर बार कोड लगाए हैं, और बार कोड को स्कैन करके आप जो हमारा जो प्रश्न है या प्रश्न से संबंधित आपकी जो भी क्वेरी है उसको आप शांत कर सकते हैं। तो ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी ही मार्केट में जाकर के इस किताब को खरीद लेंगे। तो यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और कमेंट बॉक्स में आकर के आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये जो पेपर सॉल्व करने का तरीका है या पेपर जो सॉल्व कराए जा रहे हैं वो आपको कैसे लगे। थैंक यू।